Hello dear aspirants, welcome to the online platform Pakar IAS. I am Vivek Parmar and today we will discuss about the answer writing, how to acquire good marks in your means examination by writing good answers. So this is a series of 3 marker, 5 marker and 11 marker, and already we have seen some of concepts about 3 marker in the first lecture. Now this is the second lecture of this particular series. प्लीज़ याद रखिएगा, हम लोगों ने जो आंसर राइटिंग का एक पूरा सीरीज स्टार्ट किया है 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर का, उसका पहला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, पार्ट 1। तो पहले वो देखिएगा। तो आपको जो बेसिक 15 मिनट में मैंने जो एक्सप्लेन किया था अबाउट द पैटर्न्स इन विच यू कैन मेंशन योर आंसर, है ना, अबाउट द ways in which you can represent your answer in the means examination, ठीक है, वो जो जितने भी मिथ हैं 3 मार्कर के बारे में वो सब मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। तो पहले वहां देखिएगा, दिस इज पार्ट 2। ये पार्ट 2 है जिसमें हम 3 और अलग अलग तरीके के आंसर देखेंगे। देखिए, बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस एंड हाउ टू राइट द आंसर्स, मैं आपको 3 चीजें बता दूं, क्योंकि देखिए यहाँ ऐसा होगा जैसे इस तरह से ये मैंने एक फॉर्मेट लिखा है। मैं खुद यहाँ पर आपको आंसर्स लिखकर बताऊंगा, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, तो हम खुद लिखेंगे क्या है। लेकिन एक जो मिथ था कि क्या पॉइंट में लिखें, क्या पैरा में लिखें, चार्ट फॉर्म में लिखें, डायग्राम के फॉर्म में लिखें, है ना, क्या हर आंसर को एक ही फॉर्मेट में लिखें, ये सारे जो मिथ हैं आपके, या एक ही लाइन में लिखें जो वहाँ लिखा होता है आंसर इन 1 लाइन, 10 शब्दों में लिखें, क्या हम 3 लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दी है और एटलीस्ट उसमें 15-20 मिनट इसी चीज़ पर डिस्कशन हुआ है ना। तो यहाँ हम उस टाइम को वेस्ट ना करते सीधे आंसर्स पे चलेंगे, बट पार्ट 1 को जरूर सुनिएगा, वहाँ सारी चीज़ें हैं। मैं एक बार बस क्विक रिकैप कर रहा हूँ 30 सेकेंड्स में। यू कैन राइट इन पॉइंट्स, यू कैन राइट इन पैरा, you can use the whole space if the demand of the question is like that। अगर क्वेश्चन के डिमांड है कि उसमें लिख सकते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 लाइन। बट अगर क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है कि 1-1.5 लाइन में खत्म हो रहा है तो बिल्कुल 1-1.5 लाइन में आप खत्म कीजिए, ठीक है। जैसे हु इज द राइटर ऑफ पर्टिकुलर बुक, तो सिर्फ राइटर का नाम पूछा है तो लिखिए उसमें ही इज द राइटर, जो भी उनका नाम है, ब्रैकेट में चाहो तो थीम लिख दो आधे उसमें, पर पूरा स्पेस इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। बट अगर कोई राजा आता है, कोई बैटल आता है, आपको लगता है कि अब इसमें ऐसा तो है नहीं स्पेसिफिक, पूरा बैटल पूछा है तो हम पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करें, यू कैन ऑक्यूपाई द होल स्पेस। तो कहने का मतलब है कि वो एक ट्रिक है, आप चाहो तो उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अगर वो लगता है कि यू कैन राइट मोर अबाउट इट तो यू कैन यूज द होल स्पेस, है ना। ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। आंसर डाइवर्सिटी में होना चाहिए, पॉइंट्स में भी, पैरा में भी, है ना, चार्ट फॉर्म में, कोई इनोवेटिव फॉर्म में आप चाहे लिख सकते हैं, है ना। एक मोनोटोनस कॉपी नहीं होना चाहिए, पूरी वैरायटीज होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। बाकी कितने शब्द कैसे लिखे ये सब मैंने पार्ट 1 में क्लियर कर दिया। तो इन पार्ट 1 वी हैव कंप्लीटेड बैटल्स। पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 चीजें सीखी थी, है ना। ये हिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है, बैटल्स हमने देख लिए थे। पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट साइट हमने देख लिया था, ठीक है। ये दोनों चीजें हम देख चुके थे, इंपॉर्टेंट साइट एंड बैटल्स, और एक एम्बेसडर देख लिया था, है ना। इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक पैटर्न के पीछे हम जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बस ये क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं। मैंने आपको बोला ना, हर सब्जेक्ट में एक फिक्स पैटर्न होता है जिसमें आंसर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था बैटल्स में कैसे लिखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, है ना, ऐहोल ऐसी साइट आ गया तो एम्बेसडर लाइक मैगस्थनीज, निकोलो मनुकी, है ना, निकोलो दी कोंती, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे लिखना, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी। नाउ इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट 3 और हम चीजें इसमें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट बुक्स, देन वी विल सी अबाउट द काउंसिल्स और असेंबलीज, काउंसिल्स और असेंबलीज, जैसे कन्नौज असेंबली, प्रयाग असेंबली, फर्स्ट जैन काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इस तरह की चीजें। और एक देखेंगे डायनेस्टी। सिंपल किसी डायनेस्टी का नाम आ जाता है, कंडवा डायनेस्टी 2018 में पूछा भी था, ठीक है, वकटका डायनेस्टी आ सकता है। तो ये 3 आज हमारे पैटर्न रहेंगे। ये 3 हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिए, क्लियर। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सीधे आंसर पे जाने से अच्छा है हम उस पैटर्न को याद रख ले। उससे क्या होगा, आप कोई भी, जैसे सबसे पहले हमने देखा बुक्स, अब देखिएगा आप, एटलीस्ट मैंने यहाँ 8 से 10 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो जब भी एक बुक आती है तो हम क्या हमारा फॉर्मेट रखें। देखिए मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू विद इन अवर आंसर्स, बट वी एक्चुअली वांट टू से यू दैट दीज आर द आइडियल्स और दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव व्हिच यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर कॉपीज, बिकॉज दीज आर रिक्वायर्ड बाय द चेकर्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आइडियल्स है, इसको और अच्छा संजोने का या और अच्छे तरीके में लिखने का, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट दीज आर द आइडियल, दैट मीन्स यू कैन नॉट मिस एनीथिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे बुक। तो कोई भी अगर 3 मार्कर में बुक आती है
ना। अब ये इससे मतलब नहीं कि हिस्ट्री आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना सकते हैं, हालांकि ये अभी हिस्ट्री का पूरा चल रहा है, पूरा जो सीरीज अभी हिस्ट्री का चलेगा, ठीक है। तो बुक जो है, इस बुक को हम कैसे लिखें? कोई भी बुक आती है तो इंस्टेड ऑफ कि मैं एक बताऊं हाउ ऋग्वेद इज रिटन, कई बार एस्पिरेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, ऋग्वेद का सर ने आंसर बता दिया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, उस फॉर्मेट को देखो ताकि आप कोई भी किताब आ जाए, सर बताए या ना बताए, उस किताब को हम लिख सकते हैं। तो whenever any book is asked, तो there are three important things which you need to write in your means copies. The very first one is the writer of that book. ये होना चाहिए। कंपाइलर ऑफ दैट बुक, उस किताब को लिखा किसने है ये जरूर होना चाहिए। कभी कभी कुछ होता है कि कोई किताबों के वो पता नहीं होते तो एनोनिमस करके आप लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राइटर नहीं पता है या हिस्ट्री में एविडेंसेस नहीं और आपको लिखना जरूरी है। ये पॉइंट्स है, इनमें से जितने जानते हैं वो आपको लिखना चाहिए। पर इफ यू नो अबाउट द कंपाइलर और राइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, डू मेंशन इन योर आंसर, दैट इज द मस्ट और इट इज कंपल्सरी। सेकेंड चीज होता है एक बुक के बारे में थीम। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। Unless you write about the theme of that book, it becomes we can say negligible, या हम कह सकते हैं इसको, ये एक तरह का बहुत ineffective सा आंसर लगेगा ये। Because the theme is very important. Why the book is important for you? Why you are going through this particular book? Because actually the content which is written in that book, that is absorbed by you. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर उसकी थीम क्या है। कोई भी किताब है, थीम का मतलब देखिए एक बेसिक होता है, आपको पूरा इलाबोरेट नहीं करना है कि 3 मार्कर में इलाबोरेट कहां करेंगे। थीम का मतलब होता है द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, द मेन कंटेंट ऑफ दैट बुक, व्हाट इज रिटन इन दैट बुक, ठीक है। और लास्ट चीज होती है कोई भी सोब्रिके अगर उसको दिया हो। सोब्रिके का मतलब जैसे एक बुक है शिल्पादिकरम, तो शिल्पादिकरम जो टेल ऑफ एंक्लेट है ना, अगर आपने सुना हो उसका नाम, अभी हम आगे देखेंगे भी। तो शिल्पादिकरम को आप बोल सकते हैं ये इलियड ऑफ तमिल है। इलियड जो ग्रीक का एक अकिलीस के ऊपर लिखा गया या ट्रोजन वॉर के ऊपर लिखा गया एक नोवेल है ना, उसको कहते हैं इलियड, एंड दैट इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ द हिस्ट्री। बहुत महान समझी जाती है वो, होमर ने लिखा था उसको, तो उससे कंपेयर करते हैं इस किताब को। तो शिल्पादिकरम को इलियड ऑफ तमिल की, तमिल का इलियड है, जैसे वो इलियड ग्रीक का है, ये तमिल का इलियड है। तो कंपेयर करते हैं, सोब्रिके जो देते हैं वो चीजें आपको लिखनी है। ऐसी चीजें बहुत इंपैक्ट डालती हैं और आपके आंसर्स को मजबूत करती हैं। तो अब कभी भी कोई किताब, अब देखिए किसी एस्पिरेंट को लगता है कि सर इसके अलावा भी मेरे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है इस बुक के बारे में, क्या मैं मेंशन कर सकता हूं? बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, रेलेवेंट हो चीजें तो मेंशन करते हैं इफ यू हैव स्पेस। बट मेन थिंग ये है कि अगर आप इस थीम को नहीं लिखेंगे और कुछ और लिखेंगे तो ये नंबर आपके कम हो जाएंगे। मतलब दीज आर द थिंग्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच आर नेसेसरी फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा कोई चीज है तो फिर वो आप मेंशन कर सकते हैं, बट ये पहले होनी चाहिए। तो देखिए आप कितनी किताबें, 3-4 किताबों के जरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऋग्वेद है ना, ये 3-4 क्वेश्चन शुरू के, ये ऑलरेडी एमपीपीएससी मेंस में पूछ चुका है। अब सपोज ऋग्वेद है तो मैं चाहता हूं कि आप बुक्स को पॉइंट्स में लिखें, है ना। अब ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया, पैरा पॉइंट्स कई फॉर्मेट होते हैं, बुक्स को आप कोशिश करें पॉइंट में लिखने। इस तरह से हम लिखते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1028, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स, ठीक है। ये एक कलेक्शन है 1028 हिम्स का, डेडिकेटेड टू ऋग्वेदिक गॉड, डेडिकेटेड है टू ऋग्वेदिक गॉड, है ना। 3 पॉइंट का मतलब 3 पॉइंट बना दिए, इसका मतलब ये नहीं कि 3 पॉइंट ही लिखना है ना, पॉइंट का मतलब है अब इसको खत्म करके अगला पॉइंट स्टार्ट करना है। तो ये आपने लिखा इट इज ए कलेक्शन ऑफ 1028। कई बार एस्पिरेंट ऐसा करते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स डेडिकेटेड टू ऋग्वेदिक गॉड, फिर फुल स्टॉप लाके लिखा इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ 1028 हिम्स या इट कंसिस्ट ऑफ 1028 हिम्स। तो हम इट कंसिस्ट ऑफ टाइम वेस्ट क्यों करें या जगह वेस्ट क्यों करें, हम वही लिखते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स डेडिकेटेड टू ऋग्वेदिक गॉड। इतना लिखने में आपको 1.5 से 2 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अभी भी इसमें बहुत पता, इफ यू नो अ लॉट अबाउट द ऋग्वेदा, तो कुछ और भी अगर आप लिखना चाहें कि इसमें हम कुछ और लिखना चाहें, जैसे अब 2 चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। एक, सर इसमें ये लिख दें इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 मंडलास, या किसी के दिमाग में है सर गायत्री मंत्र इज इन द 3rd मंडला, या 9th मंडल इज डेडिकेटेड टू सोम मंडल, और 10th मंडल में पुरुष सूक्त वर्णा सिस्टम है। तो अब यहाँ तो बहुत है हमारे पास, तो इसमें से कोई भी एक मंडल की जानकारी आप लिख सकते हैं, तीनों का इक्वल वेटेज है। या तो आप 3rd मंडल गायत्री मंत्र लिख सकते हैं, ठीक है, 9th मंडल लिख सकते हैं, या 10th मंडल लिख सकते हैं, बट उसके पहले आपको समझाना पड़ेगा ये क्या है। तो यहीं आप लिख सकते हैं इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 मंडलास, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 मंडलास।
यहीं आप लिख सकते हैं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स डेडिकेटेड टू ऋग्वेदी गॉड विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 मंडलास। आपका ये भी तरीका हो सकता है, यहीं पर आप फुल स्टॉप लाकर, यहीं पर आप कॉमा लाकर विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 मंडला। मैं आपको सारी वैरायटीज बता रहा हूं लिखने का तरीका, तो आपने इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ऐड कर चुके हैं। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं 10 मंडलास, या उसी में आउट ऑफ विच 9th मंडल इज डेडिकेटेड टू सोम मंडल, और आउट ऑफ विच वर्णा सिस्टम इज मेंशन्ड इन द 10th मंडल। तो ये भी आप लिख सकते हैं, या तो उसी को पूरा पैरा फॉर्म में लिख दिया हमने, और अगर आप चाहे नहीं मैं सर एक पॉइंट बना के लिखूं तो फिर ऐसे डेश लाकर भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, है ना, तो वर्णा सिस्टम इज मेंशन्ड इन 10th मंडल। ये भी एक तरीका हो जाएगा आपका, 10th मंडल। अब किसी एस्पिरेंट के मन में आ रहा होगा सर मैं ये वाला पॉइंट ना लिखकर लिख सकता हूं, इट इज नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। पूरी दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स के लिए पहला ये एक कानूनी किताब जिसके हिसाब से लोग चलते हो, है ना। लॉ का मतलब यहां पर है कि जिसके प्रिंसिपल्स को लोग फॉलो करते हो, उसको बोलते हैं टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। तो ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये जो फर्स्ट लाइन जो दो लिखी है, इसको आप छोड़कर कुछ और नहीं लिख सकते। कभी कभी रैंडम हमें याद है सर इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 मंडल, 9th मंडल इज, सबको पता है ये तो बातें, तो फिर वो एक इरेटिक सा आंसर माना जाता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल समवन आस्क यू अबाउट योर इंट्रोडक्शन, कि गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैंने यहाँ से पढ़ाई की। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर आंसर। प्रॉपर आंसर होता है आपका नाम बताइए, पेरेंट्स का नाम, जहाँ से आप हैं, जो आपकी स्टडी है, रिसेंट वाला काम कर रहे हैं वो बताइए। तो दिस इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइज्ड आंसर। सो यू कैन नॉट मिस द फर्स्ट पॉइंट, बट इन प्लेस ऑफ सेकंड पॉइंट यू कैन राइट अबाउट इट इज फर्स्ट टेस्टामेंट। एक और चीज है कि जो हिम से रिसाइट किसने की है, ये होत्री ने की है। तो अगर किसी को लग रहा है सर मैं ये लिखना चाहता हूँ यहाँ पर इसकी जगह कि रिसाइटेड बाय होत्री, तो वो भी चलेगा, या इस प्लेस का इस्तेमाल करके आप ये भी लिख सकते हो कि रिसाइटेड बाय होत्री, जो हिम से उन्होंने रिसाइट किया, क्योंकि श्रुति है, सुन सुन के पास ऑन हुए हैं। तो ये होता है तरीका। मतलब ये है कि आप इफ यू नो ऑफ मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू इट एंड दैट आर रेलेवेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट, तो यू कैन मेंशन इट। बट बस इतना याद रखिएगा, मेक श्योर कि जो मेन चीज है थीम वो नहीं गायब होना चाहिए। वो थीम है इसकी 1028 हिम्स डेडिकेटेड टू ऋग्वेदी गॉड। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अकबरनामा। ये सब मेंस में आए हुए क्वेश्चंस है, ये भी मेंस में आ चुका है। अब अकबरनामा दिमाग में सुने, इसको हम चाहे तो देखिए पैरा पॉइंट, अब ये वाली बात हम नहीं करेंगे, मैं सीधे आंसर बताऊंगा। तो अकबरनामा इज अ बुक विच इज रिलेटेड टू द स्ट्रगल एंड अकबर्स लाइफ। उसके जो कैंपेन्स है, उसका स्ट्रगल है, हाउ ही रोज टू द प्रोमिनेंस, दैट ऑल द थिंग्स आर रिटन इन द अकबरनामा एंड इट वाज मेनली कंपाइल्ड बाय अबुल फजल। अबुल फजल वन ऑफ द 9 ज्वेल्स, जो उसके नवरत्न थे अकबर के, उसमें से एक था अबुल फजल। अबुल फजल और फैजी का नाम सुना होगा, भाई भाई जो थे। तो अबुल फजल ने पर्शिया में ये चीज़ लिखी हुई है। तो कोई भी किताब अगर आती है तो मैंने क्या कहा, उसका कंपाइलर हमें पता है अबुल फजल, उसका थीम स्ट्रगल्स और द लाइफ इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ अकबर, और भाषा अगर आपको लिख सकते हैं तो वो भी लिख दीजिए, पर्शियन बुक था ये। तो हम लिख सकते हैं इट वॉज कंपाइल्ड बाय अबुल फजल in Persian language, in Persian language। क्लियर? और दूसरा आप लिख सकते हैं इसी में एक चीज, इट थ्रोज लाइट, ये चाहे तो वहीं पर लिख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इट थ्रोज लाइट ऑन द स्ट्रगल्स एंड campaigns and achievements of अकबर। क्लियर? तो ये एक क्लियर फंडा हो जाता है कि हमने उसमें लैंग्वेज लिखा, द कंपाइलर लिखा, और बाद में उसका थीम लिखा। यही 3 चीजें होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब कोई भी बुक आएगी आप इजीली लिख सकते हैं। अब धीरे धीरे आपको मेरी जरूरत नहीं लगेगी, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ सर हमें एक पैटर्न पता लग गया है। और सिविल सर्विसेज में ये होता है, इनोवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वी आर जस्ट हियर टू गाइड यू ओनली, वी आर योर मेंटोर्स, वी कैन गाइड हाउ टू राइट द आंसर्स। उससे भी अच्छा आंसर चाहें तो आप लिख सकते हैं, है ना। पर ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा जो चीज़ें बता रहे हैं इनमें ही आंसर है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। अनवर ए सुहेली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये सब मेंस के क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं, तो आपको इससे एक रिवाइज भी होगा। कहते हैं व्हेनेवर यू अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, तो यू हैव mainly you have to solve the previous 5 to 6 years papers,
तो यहाँ वो भी तैयारी हो जाएगी, आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अनवर ए सुहेली, ये भी पूछा गया, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को छोड़कर भी आए। देखिए, सी दिस इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द पंचतंत्र बुक विच वाज कंपाइल्ड बाय विष्णु शर्मा। गुप्ता के समय में गुप्ता लिटरेचर में किताब हमने पढ़ाई होगी पंचतंत्र, विच मेनली फोकसेस ऑन द मोरल स्टोरीज, है ना, जिसमें कहानियां होती है, कहानियां सुनाकर उसमें कुछ मोरालिटी की बातें और उनमें उपदेश होते हैं। उपनिषद से बहुत इंस्पायर्ड है वो भी चीज़। तो वो जो चीज़ें हैं पंचतंत्र, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन है अनवर सुहेली, एंड दिस वाज मेनली कंपाइल्ड और दिस वाज मेनली ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ये भी अकबर के ही समय यह ट्रांसलेशन हुआ था। उस संस्कृत बुक का पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ था। इसके ओरिजिनल कंपाइलर तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कहते हैं कि 15th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम जो इसका पर्शियन ट्रांसलेशन था, दैट वाज मेनली डन बाय हुसैन इब्न अली। तो ये नाम आप चाहो तो लिख सकते हो। तो क्या हो सकता है यहाँ पर अनवर सुहेली, हम इसमें लिख सकते हैं इट वॉज अ पर्शियन ट्रांसलेशन, लैंग्वेज भी आ गई इसमें, इट वॉज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र, अ संस्कृत बुक ऑन मोरालिटीज, ऑन मोरालिटी, अ पंचतंत्र, अ संस्कृत बुक ऑन मोरालिटी। आपने थीम भी बता दिया कि हाँ अनवर सुहेली का थीम भी वही है, मोरालिटी वाला। तो ये तो हो गया पर्शियन ट्रांसलेशन, ये हो गया। और फिर आप लिख लीजिए इट वॉज डन और कंपाइल्ड बाय हुसैन इब्न अली। तो ये एक काम हो जाएगा, और चाहो तो लेटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। But the most important is what was the language? Persian. What was the theme? Morality, because it is inspired from the Panchatantra. तो basis लिख दिया, और compiler हुसैन इब्न अली। तो these are the important things which we have to mention. Now आगे बढ़ते हैं अब। सत्यार्थ प्रकाश, है ना, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, यहाँ लिख लीजिए सत्यार्थ प्रकाश। ये एक इंपॉर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश, है ना। तो इसका ये का है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में है, अगर आपने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा है। तो सत्यार्थ प्रकाश वही तीन चीजें, अब मैं थोड़ा सा बताया था, अब आप आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने काफी सारा बता दिया। तो सत्यार्थ प्रकाश कंपाइलर, इट वाज मेनली या इट वाज कंपाइल्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। 1875 में उन्होंने ये किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। थीम क्या है इसका? देखो हमने कंपाइलर देख लिए दयानंद सरस्वती जी। थीम है इट वाज मेनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द रिलीजियस फेथ एंड आल्सो इट एडवोकेट्स द रिफॉर्म मूवमेंट्स। भारतीय समाज के जो सुधारक आंदोलन थे, है ना, जैसे उन्होंने शुद्धिकरण मूवमेंट चलाया था, वेदों की प्रिंसिपल्स को फॉलो करने को कहा था, बैक टू द वेदास एक नारा दिया था कि वी हैव टू मेनली रिलाई ऑन द ग्लोरी ऑफ द वेदास, है ना, मतलब वैदिक पीरियड की जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है टीचिंग की, वो हमको अडॉप्ट करना चाहिए। एंड ही ऑल्सो कॉल्ड द वेदास एज द इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, just because the theme, the essence which Vedas contain, they can purify the society. They are the most important for the development of the society, for the prosperity of the society. तो उन वेदों के बारे में और आर्यंस की थियोरी के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, नो डाउट इसमें कि आर्यंस के ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन ऑफ आर्यंस, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदा एंड रिफॉर्म्स फॉर द सोसाइटी, ये सब इसकी थीम्स हैं। सत्यार्थ प्रकाश आराम से अब आप लिखिएगा, आपको मैंने बता दिया इसके बारे में। सर ए अकबर, ये एक किताब है और दिस इज रिसेंटली न्यूज एज वेल। वाई दिस इज रिसेंटली न्यूज? बिकॉज एक खबर पड़ी होगी आपने लगभग आज से 1 से 1.5 साल पहले, अभी भी चल रही है न्यूज में, तो वो दारा शिकोह की कब्र ढूंढी जा रही है। तो वाई दारा शिकोह वाज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर ऑल द आर्कियोलॉजिस्ट? क्योंकि वहां पर जो 130 कब्र है उसमें से कौन सी दारा शिकोह की ये नहीं पता है। शाहजहां का बेटे की बात कर रहा हूं मैं, दारा शिकोह, जो सबसे प्यारा बेटा था, उसको औरंगजेब ने मार दिया था उसको भी। तो दारा शिकोह ने क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको क्यों लोग सच्चा मुसलमान भी कहते हैं? बिकॉज ही वॉज द ओनली रूलर, और ओनली इंपॉर्टेंट रूलर कहूंगा, ओनली तो नहीं, ओनली इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडिया हु मैक्सिमम और ही हु ट्रांसलेटेड वेरियस बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन इन द पर्शियन लैंग्वेज। मुगल एम्परर और दिल्ली सल्तनत के इस्लामिक रूलर में से ये इकलौता ऐसा राजा था जिसने सारे हिंदू लिटरेचर को पर्शियन में ट्रांसलेट करके वेस्ट एशिया में पहुंचाया। वेस्ट एशिया से ये यूरोप की तरफ गई और पूरे दुनिया को इंडिया के लिटरेचर के बारे में पता चला। आज भी शायद आप जानते हो श्रीमद् भगवद गीता को दुनिया में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, बिकॉज इट इज़ द मेन फिलॉसफी टुवर्ड्स द सल्वेशन, और एक जीवन जीने का तरीका है, प्रैक्टिकल लाइफ जीने का एक तरीका है।
तो ये बहुत ही, इसने सर श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका भी पर्शियन ट्रांसलेशन किया था। तो व्हाट डू यू मीन बाय सर ए अकबर? सर ए अकबर इज एक्चुअली द ट्रांसलेशन और पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द उपनिषद। हिंदुस्तान में जो हमारे उपनिषद है उन उपनिषद का ट्रांसलेशन करवाया था दारा शिकोह ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज याद रखिए। सर ए अकबर, अकबर का मतलब ध्यान रखिएगा ग्रेट होता है, सर ए अकबर का मतलब होता है द ग्रेट सीक्रेट। चाहो तो आप लिख सकते हो इट्स लिटरल मीनिंग, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इट्स लिटरल मीनिंग एज द सीक्रेट, द ग्रेट सीक्रेट, द ग्रेट secret. Whenever you write the meaning or the important thing, तो you can use the single inverted comma. Its literal meaning is the great secret. इसको आप पॉइंट में प्रॉपर लिख दीजिए। It was, या it is a Persian translation. It is a Persian translation of Upanishad by Dara Shikoh. बाय दारा शिकोह, कहते हैं खुद दारा शिकोह ने करवाया, किया था दारा शिकोह। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दारा शिकोह द मुगल रूलर, आप ऐसा भी लिख सकते, द मुगल रूलर, या द सन ऑफ शाहजहां, जो आपको चाहिए वो लिख सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो वॉर ऑफ सक्सेशन चला था तो ये भी अपने आप को क्लेम करता था मुगल रूलर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे एक्चुअली वांट टू नो यू नो द मीनिंग ऑफ सर ए अकबर और नॉट, you know what actually it is the Persian translation of the Hindu Upanishad, so that is the most important thing। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो देखिए खजाइन अल फतवा, मैं इसके बारे में बताता हूँ, दैट सिंपली मींस, इसका भी ये ऐसी चीजों के मीनिंग लिखा करो, बहुत इंपैक्टफुल रहती चीज। खजाइन अल फतू मतलब विक्ट्री, खजाइन मतलब ट्रेजर्स, इसका लिटरल मीनिंग है ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री, जीत की कहानियां। तो किसकी जीत की कहानियां हैं, तो इट्स लिटरल मीनिंग इज ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री, मेनली इट कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैंपेन्स एंड विक्ट्रीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये इसकी थीम है, अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्रीज, एंड इट वाज कंपाइल्ड बाय द अमीर खुसरो हु इज नोन एज तूती ए हिंद, दैट इज द पैरट ऑफ इंडिया। बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत करने वाला, कव्वाली की शुरुआत करने वाला बहुत मेन है ये। तो खजाइन अल फतू के बारे में राइटर है अमीर खुसरो, ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्रीज, और किसकी विक्ट्रीज हैं, अलाउद्दीन खिलजी। शाहनामा भी पर्शियन बुक है, किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है। कौन था फिरदौसी, जो महमूद ऑफ गजनी के साथ आया था, और उसी के कैंपेन के बारे में लिखा है। कहते हैं शाहनामा जब उसने लिखा तो एक एक शब्द के लिए एक एक चांदी की अशरफी, एक एक चांदी का सिक्का दिया गया था उसको, है ना, इसीलिए बहुत बड़ी बुक लिख दी उसने। बहुत पर्शियन शाहनामा जो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट बुक कही जाती है जो महमूद ऑफ गजनी के लिए लिखी गई थी, है ना। तो महमूद ऑफ गजनी के कैंपेन थीम बता दिया, कंपाइल्ड बाय फिरदौसी और शाहनामा। फिरदौसी को होमर ऑफ ईस्ट कहते हैं, वही होमर जो ग्रीक के ग्रेट राइटर हैं, ये अपने आप को हिस्टोरियन इनको उपाधि देते हैं, है ना। तो मैंने कंटेंट बता दिया आपको, 3-4 लिखकर बता दिए, बाकी के आपको बता रहा हूँ, आप लिखिएगा। रहला, ये भी मेंस में पूछा जा चुका है। किताब अल रहला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कंपाइल्ड बाय इब्न बतूता, अ मोरक्को ट्रेवलर हु केम और हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैंने 4-5 आपको बता दिए, अब आप खुद इसको लिखिएगा। वही 3 चीज़ें, अब आपको पूरा पैटर्न पता है ना। यही तो होता है, हमें एक पैटर्न के पीछे जाना चाहिए, अलग अलग आंसर्स को नहीं। कोई भी किताब आ जाए, राइटर कौन है इसका, रहला का इब्न बतूता, चाहो तो आप मोरक्को ट्रेवलर लिख सकते हो। मेनली कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑल द कस्टम्स, रीति रिवाज जो थे उस समय के, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो थोड़ा सा आप कनेक्शन बता देंगे कब का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, और मजा आ जाएगा। तो थीम बता दिया, कंपाइलर बता दिया इसका, है ना, और बताइए बाकी चीजें। तो बस ये 2 चीजें बस इसमें लिख दीजिएगा, किताब अल रहला। नेक्स्ट है इंडिका, ये तो बहुत जानते हैं, इट वाज मेनली कंपाइल्ड बाय मैगस्थनीज, and it consists of socio-economic and administrative system of the Mauryan Empire, especially during the चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र का वो जो है जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन 6 बोर्ड वाला, वो पूरा इसने बताया था, है ना। तो काफी कुछ पता है आपको इसके बारे में। नेक्स्ट है तोलकप्पियम, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बुक। तोलकप्पियम, वही तीनों चीज पे चलते हैं। राइटर कौन है, तोलकप्पियार। थीम क्या है, अर्लीस्ट तमिल ग्रामर बुक, दुनिया में इससे पुराना तमिल ग्रामर बुक नहीं है। इट इज द सर्वाइवल ऑफ सेकेंड संगम, है ना। मैं भी कंटेंट पे जा रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक आपने पढ़ा होगा, संगम एज में जो दूसरा संगम हुआ था उसका ये सर्वाइवल वर्क है। एक सोब्रिके या स्पेशल चीज आप ऐड कर सकते हैं, तमिलियंस कंसिडर्ड इट एज द 5th वेदा, तमिल लोग इसको 5वें वेद की उपाधि देते हैं, ठीक है। तो ये तोलकप्पियम के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिलप्पादिकरम, इट लिटरली मीन्स टेल ऑफ एंकलेट। इसका लिटरल जो मीनिंग होता है टेल ऑफ एंकलेट,
नुपुर की कहानी, पायल की कहानी। लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है क्यों कहते हैं इसको ऐसा। तो शिल्पाधिकरण वही, इट्स लिटरल मीनिंग इज टेल ऑफ एंकलेट, कंपाइल्ड बाय इलांगो एडिगल, जो रेड चेरा का भाई था इलांगो एडिगल। इन थीम द लाइफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द रेड चेरा और चेरा डायनेस्टी। इन ऑल्सो आप लिख सकते हैं, ऑल्सो इट्स मेन स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द कोवलन इन कन्नगी, वो जो स्टोरी मैंने बताया था। पर मेन चीज है इलांगो एडिगल, ये याद रखना है, और टेल ऑफ एंकलेट इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक है, इसको भी लोग इलियड ऑफ तमिल इसी को कहते हैं, जो शुरू में मैंने बताया था। जो ग्रेट बुक है ग्रीक की इलियड, उससे कंपेयर करते हैं तो इट इज कॉल्ड इलियड ऑफ तमिल। चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक। पर राइटर मेन और थीम मेन है। अब एक है डायनेस्टी। देखिए बुक्स तो अब आपने क्लियर सीखी, कुल मिला के 10-12 क्वेश्चंस करवाने का यही मीनिंग था। 5-6 मैंने लिखकर बताए, 5-6 डिस्कस किए। सो दैट 3 थिंग्स, या मेनली यू आर अवेयर अबाउट 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू मेंशन अबाउट द बुक, राइटर, थीम, इफ यू नो अबाउट द लैंग्वेज और एनी सोब्रिके। ठीक, वैसे अब डायनेस्टी अगर आती है तो क्या लिखे, बिकॉज वी नो अ लॉट अबाउट द कण्वा के बारे में तो इतना नहीं पता है हिस्टोरियंस के हिसाब से। बट मान लीजिए मौर्यन डायनेस्टी आ गया, खिलजी डायनेस्टी पूछ लिया, तो फिर तो बहुत पता है हमें, और सिर्फ 3 लाइन लिखना है या 1 लाइन या 1.5 लाइन में लिखना है, क्या लिखें। तो इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज है, अगर आप डायनेस्टी कभी भी लिखना चाहें तो क्या ऐसा लिखें, क्योंकि ये तो देखिए डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द एस्पिरेंट कि क्या लिखें हम। तो उसके किसी को लगता है ये इवेंट मैन है, ये लिख देता हूं। बट मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल यू मेंशन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, बट 2 चीजें ऐसी हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते। हो सकता है एग्जामिनर आपको खुश हो गया, अच्छे नंबर दे दे, बट ये 2 चीजें लिखने पे शायद वो फुल मार्क्स नहीं दे। कौन सी 2 चीजें हैं? एक तो फाउंडर ऑफ दैट डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ दैट डायनेस्टी, और एक शॉर्ट में अगर लिख सकते हैं कनेक्शन या रेन पीरियड। रेन पीरियड, रेन पीरियड मीन्स कब से कब तक उसने काम किया। इफ यू डोंट नो अबाउट द रेन पीरियड तो एटलीस्ट राइट द सेंचुरी बीसी, सेंचुरी एडी, और किसके बाद आए किसके पहले, कुछ ना कुछ ऐसा लिखिए कि एटलीस्ट चेकर को ये समझ में आए कि आपको पता है कण्वा डायनेस्टी कब थी। अदरवाइज इट वाज इन एंशिएंट एंड यू आर राइटिंग अबाउट द मिडिवल हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए क्या है। पोस्ट मौर्यन पीरियड में सातवाहन, और आपने ये कण्वा डायनेस्टी और इनके बारे में पढ़ा होगा, शुंगा डायनेस्टी के बारे में बहुत क्लियर, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं आफ्टर शुंगा डायनेस्टी द कण्वा, या कण्वा डायनेस्टी वाज द सक्सेसर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। जैसे इसका मैं एक बताता हूं, रेन पीरियड, तो आप लिख सकते हो रेन पीरियड ऐसे, रेन पीरियड ऐसे करके भी लिख सकते हो। अब एक इसका नया तरीका बताता हूं, रेन पीरियड 73 BC टू 28 BC, ये लिख सकते हो, कोई चलेगा, बिल्कुल चलेगा इसमें। यहां पर आप लिख सकते हो फाउंडेड बाय, या इट वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, अब कण्वा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे वासुदेव कण्वा, यह आ चुका है 2018 में मेंस में, वासुदेव कण्वा। तो इट वाज फाउंडेड बाय वासुदेव कण्वा, फाउंडर हमने लिख दिया, रेन पीरियड लिख दिया। हाँ, ऑर्डर आप बदल सकते हो, इट वाज फाउंडेड बाय वासुदेव कण्वा और ब्रैकेट में रेन पीरियड 73 to 28 है ना, दिस यू कैन राइट। बट दीज थिंग्स यू मस्ट इंक्लूड, वेदर कोई भी डायनेस्टी पूछे, एनी डायनेस्टी इज आस्क्ड, फाउंडर, रेन पीरियड। अब इसमें एक और क्या है, अब एक चीज ऐसा रखिए कि उस डायनेस्टी की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब वो आती है तो हमें पता है कि यही चीज इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म किया हो, कोई सोशल रिफॉर्म किया हो, कोई इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा हो, जो आपको ठीक लगे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब जैसे कण्वा के बारे में तो वी हैव लेस इन्फॉर्मेशन, तो वी कैन राइट द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है तो उसके रूलर लिख दीजिए। जैसे नारायण, सुशर्मा, भूमिमित्र, 4 तो रूलर का पता है इनका कौन कौन है। तो अदर रूलर्स, वासुदेव लिखा, अदर रूलर्स, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अदर रूलर्स वर, और लिख दीजिए भूमिमित्र, भूमिमित्र, नारायण एंड सुशर्मा। किसी को लगता है सर मुझे रूरल के नाम, रूलर्स के नाम नहीं आते, मैं यहां क्या ऐसा लिख दूं, इट वाज फाउंडेड आफ्टर किलिंग द देवभूति हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। चलेगा, कोई इश्यू नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं इस पॉइंट को उस पॉइंट से, पर ये पॉइंट आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई भी डायनेस्टी आती है तो आप देखिए, जैसे एक डायनेस्टी और लेते हैं, हरियंक डायनेस्टी, तो फाउंडर कौन है इसका आपको लिखना पड़ेगा। तो इट वाज फाउंडेड इन 544 BC बाय, कौन था इसका फाउंडर, बिंबिसार। तो इट वाज फाउंडेड बाय बिंबिसार इन
544 BC। इफ यू डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट ईयर तो आप 6th सेंचुरी BC लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी डायनेस्टी अगर आती है, अगर आप चाहो तो एक चीज और उसमें जोड़ सकते हो, ये मैं यहां बता देता हूं, एक चीज और, ये कैपिटल भी जोड़ लीजिएगा इसमें। कैपिटल अगर पता हो तो बहुत अच्छा है। जैसे यहीं आपका फुल स्टॉप था, यहीं आपने लिख दिया कैपिटल और ये लिख दिया पाटलिपुत्र इन बिहार। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, ये कोशिश करें आप ऐड करने की। फॉर्मेट में एक चीज और जोड़ लीजिएगा, कैपिटल। अब देखिए यहां पर जैसे इट वाज फाउंडेड बाय बिंबिसार इन 544, कैपिटल कौन सी है तो हम लिख देते हैं कैपिटल्स, क्योंकि कोई भी डायनेस्टी होती है तो उसकी कैपिटल्स तो जरूर होती हैं। तो यहां पर दो कैपिटल इंपॉर्टेंट थी, दैट वन, द फर्स्ट वन वाज राजगीर एंड पाटलिपुत्र, एंड बोथ आर इन बिहार। अब लिख सकते हो इन बिहार। नाउ यू हैव ओनली वन लाइन एंड यू हैव टू, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन की डिमांड ये है, यू हैव टू यूज द होल स्पेस। अब क्या मैट्रिमोनियल अलायंस ध्यान में आया किसी के, वो लिखें, या अजात शत्रु के बारे में लिखें, या किसी को लगता है सर मैं लास्ट रूलर लिख दूं नागदशक, लिख सकते हैं, बट लास्ट रूलर नागदशक लिखने से वो नंबर नहीं मिलेगा जो अजात शत्रु की फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से मिलेगा। आई होप कि आप समझ रहे हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई इवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई इवेंट है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, वो नंबर दिलाने में ज्यादा रोल प्ले करती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट पैटर्नाइज्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये वेरी कर सकता है अलग अलग लोगों का, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग अजातशत्रु, ये आप लिख सकते हैं। तो आप इससे ये समझे होंगे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट अगर इवेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। किसी को लग रहा है नहीं सर मैं इसकी जगह इस्तेमाल करना चाहता हूं कि उन्होंने बिंबिसार ने जो है एक मैट्रिमोनियल अलायंस का इस्तेमाल किया था, एक्सपैंड द एम्पायर, कोई बात नहीं, लिख सकते हो, ये वेरी कर सकता है, मैंने कहा ना। बट आई होप जब आप पढ़ते हैं तो आपको खुद को पता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल द पॉइंट, तो दिस यू हैव टू मेंशन। सब कुछ प्रेफरेंस का ही तो खेल है, जिसने ज्यादा अच्छे पॉइंट मिला दिए उसको ज्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा बकट्टा का। फाउंडर वॉज विंध्या शक्ति, चाहो तो केव नंबर 16 अजंता का दे सकते हो। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है जो आप यहाँ लिखना चाहो, ये महाराष्ट्र रीजन में थी, क्षेत्र इसका जो है, तो कैपिटल लिख दीजिए आप लोग, प्रवरपुना, नंदीवर्धना, वत्सगुल्मा, जो आपको लिखना हो, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हरिसेन हु पैटर्नाइज्ड वेरियस या हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस चैत्यान विहार इन अजंता केव। कोई भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट, तो आप आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। स्लेव डायनेस्टी में भी वही रेन पीरियड 1206 से 1290। फाउंडर अगर लिखें कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां चाहो तो थोड़ा सा लिख दिए इट वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ब्रैकेट में रेन पीरियड 1206 से 1290। एक चीज तो आपने ये लिख दी। स्लेव डायनेस्टी के बारे में तो बहुत सी चीजें हैं, पर दो चीजें जरूर लिखिएगा। रजिया सुल्तान वाज द इंपॉर्टेंट एंड द ओनली लेडी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। पूरी दिल्ली सल्तनत की इकलौती महिला जो थी रजिया सुल्तान, वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। फिर चाहो तो इल्तुतमिश का लिख सकते हो। इल्तुतमिश स्टार्टेड इक्ता सिस्टम इन स्लेव डायनेस्टी। बिकॉज अगर कोई डायनेस्टी आई है तो उसमें इंपॉर्टेंट लिखे ना, रूलर के नाम थोड़े लिखेंगे, कुछ ऐसे करते हैं एस्पिरेंट्स, इंपॉर्टेंट रूलर्स। यहाँ वहां देखिए वासु कण्वा डायनेस्टी में वी हैव लेस इंफॉर्मेशन, सो वी कैन राइट अबाउट द रूलर्स, बट हियर वी कैन नॉट वेस्ट अवर क्वालिटी ऑफ द आंसर्स बाय राइटिंग जस्ट द रूलर्स। इंपॉर्टेंट रूलर आपने लिख दिया इल्तुतमिश, एक लिख दिया आपने रजिया सुल्तान, एक लिख दिया आपने बलबन, ऐसे नाम नहीं लिखना है। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट बलबन का लिख दो, ही यूज ब्लड इन आयरन पॉलिसी, या सिजदा इन पेबोस उसने स्टार्ट किया। यहां वेरी करेगा, लास्ट पॉइंट में आपको जो अच्छी इवेंट लिख सकती है लिखो। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप पूछोगे फाउंडर और रेन क्या, तो आप एक रजिया सुल्तान द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ये मेंशन कीजिए, स्लेव डायनेस्टी वाला, और एक आप मेंशन कर दीजिए इल्तुतमिश का इक्ता सिस्टम या फिर बलबन का, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है काउंसिल। ये लास्ट आज का हमारा पैटर्न है काउंसिल। कोई भी काउंसिल या असेंबली जब आती है, काउंसिल या असेंबली, तो यहां पर जो तीन चीजें होती है, एक है कब हुई, एक है उसका लोकेशन कहां हुई, एक उसका चेयरमैन जरूर आना चाहिए, और एक है रिमार्क या इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट। ये होता है काउंसिल या असेंबली में, और इसको मैं सोचता हूं पॉइंट में लिखे अलग अलग सेग्रीगेट करके। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आप ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, it took place in 250 BC at
कहां पर हुई, सीधा लोकेशन और ईयर एक में लिख दीजिएगा। इट टुक प्लेस इन 250 BC। 8 कहां पर हुई है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इन बिहार। दो चीजें हो गई आपकी असेंबली में, ईयर और लोकेशन। अब सिर्फ चेयरमैन, इट वॉज चेयर्ड बाय और प्रेसाइडेड बाय, आप सीधे नाम लिख दीजिए, मोगलीपुत्र तिसा, मोगलीपुत्र तिसा। क्लियर, ड्यूरिंग अशोक रेन। चलिए एक और चीज हमने जोड़ दी, ड्यूरिंग अशोकास रेन। तो ये चीजें हो गई हमारी। और लास्ट में मैंने जो लिखा, इंपॉर्टेंट कोई भी इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट थर्ड बुद्धि अभिधम्म पिताका वाज कंपाइल्ड और डिसीजन वाज टेकन टू सेंड द मिशनरी इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अभिधम्म पिताका वाज कंपाइल्ड। कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट, किसी को लगता है सर अभिधम्म पिता की जगह में हम लिखें कि डिसीजन वर टेकन टू सेंड या स्प्रेड द बुद्धिज्म, तो इसकी जगह वो भी लिख सकते हैं, बट ये दो चीजें आपको नहीं छोड़ना है। तो कोई भी असेंबली या इंपॉर्टेंट इवेंट आती है तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। जैसे सेकंड जैन काउंसिल, ईयर 512 AD, लोकेशन वल्लभी इन गुजरात, ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें चेयरमैन देवर्धि शमसरमन एंड अंडर द पैटर्नेज ऑफ, आप चाहो तो लिख सकते हो, ध्रुव सेन I, जो मैत्री का रूलर था। और इंपॉर्टेंट रिमार्क, 12 अंगास एंड उपंगवर कंपाइल्ड, ठीक है। यहां कन्नौज असेंबली है, कन्नौज असेंबली 643 AD में हुआ था, पैटर्नाइज्ड बाय हर्षवर्धन। और इसका थीम क्यों हुआ था, टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ महायान सेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ हिंसांग, जो उस समय इंडिया में थे। ये तीन चीजें आप लिख दीजिए कन्नौज असेंबली का। लोकेशन है कन्नौज, उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो ये तरीके होते हैं आपके लिखने के। जैसे ये प्रयाग असेंबली 643 के अंत में और 44 के शुरुआत में 75 डेज तक चली, तो 643 से 45। अब मैंने आपको पैटर्न बता दिया, ईयर, पैटर्नाइजेशन वही हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी, लोकेशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, थीम क्यों किया गया, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है। इट वाज मेनली टू एस्टेब्लिश द पीस एंड हार्मोनियस रिलेशंस among all the other religious sects. So it was a kind of religious congregation. तो आप ये भी लिख सकते हैं, it was a kind of religious congregation which took place at Prayag in UP in 643-44 AD under the patronage of हर्षवर्धन। ये भी बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, पैरा में सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंट बुक्स, द इंपॉर्टेंट असेंबलीज और काउंसिल्स एंड ऑल्सो अबाउट द डायनेस्टी। Please try to focus to gain knowledge about the pattern in which you have to written the answers. In next session जो part 3 हमारा आएगा, उसमें हम पर्सनालिटी के बारे में सीखेंगे। उस पर्सनालिटी में एम्बेसडर हो सकता है, किंग हो सकता है, पोएट हो सकता है, गवर्नर जनरल हो सकता है। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो। एक बार एक पेपर में 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन पर्सनालिटी से आ गए थे। कोई फ्रीडम फाइटर हो सकता है, झांसी की रानी आ सकती है। तो कैसे सारी पर्सनालिटियों को लिखा जाता है, इसके लिए पार्ट 3 जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।